Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Today I will be starting with the general aptitude of 2016 GATE chemistry paper. See, general aptitude contributes almost 15 marks to our GATE chemistry paper and these 15 marks are very important. अगर आपको चाहिए कि अगर आप अपनी रैंक अच्छी करना चाहते हैं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये 15 मार्क्स बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर आप इन 15 मार्क्स में से 10 टू 14 मार्क्स अगर आप ऑब्टेन करते हैं देन आपके रैंक को एक बूस्ट मिलता है. तो जनरल एप्टीट्यूड किसी भी क्वेश्चन का पेपर का, चाहे वो गेट का हो या फिर चाहे वो नेट का क्यों ना हो, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है रैंक बूस्ट करने के लिए. तो दीज आर रैंक बूस्टर. तो इन रैंक बूस्टर्स को आप कभी भी नेग्लिजेंस में मत लेना, क्योंकि ये करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है. आपको प्रीवियस से जितने भी गेट केमिस्ट्री में जनरल एप्टीट्यूड आया है या फिर सीएसआईआर नेट के पेपर में जितना भी प्रीवियस ईयर का जनरल एप्टीट्यूड आया है आप वो करके जाओ, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड में आते हैं. एंड जनरल एप्टीट्यूड इज अ मस्ट थिंग. आप उसको स्किप नहीं करेंगे गेट केमिस्ट्री के पेपर में, क्योंकि अगर आपने उसको स्किप कर दिया योर अल्टीमेटली योर मार्क्स जो है वो 85 से आ रहे हैं. आपने 100 मार्क्स का तो पेपर पे अटेम्प्ट नहीं किया, तो आप 100 मार्क्स का करके जाइए और ये अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे रखिए. इट कैन वेरी अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट कीप योर स्ट्रेटेजी लाइक कि आप पहले के जो हाफ एन आवर है वो आप अपने जनरल एप्टीट्यूड को दें, क्योंकि जनरली हम जब 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं केमिस्ट्री का तो कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं जिनमें हमारा बहुत ज्यादा माइंड यूज होता है. तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड छूट जाता है. General aptitude will not take a lot of time. It will take 30 minutes of your time, 3 hours का जो पेपर है, बट इसको करना है. इसको आप इनिशियली अगर आप कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनिशियली आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा केमिस्ट्री का और इनिशियली आपका एप्टीट्यूड अच्छा रहेगा. तो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड अटेम्प्ट कर लो और डोंट कीप इट वैकेंट. इसको अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि दीज आर रैंक बूस्टर्स. तो इसलिए हम जनरल एप्टीट्यूड भी कवर कर रहे हैं अलोंग विद द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड 2016 केमिस्ट्री पेपर. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसमें देखेंगे एप्टीट्यूड में, वो है कि एन एप्पल कॉस्ट्स ₹10 एंड एन अनियन कॉस्ट्स ₹8. देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस जनरल एप्टीट्यूड किए हैं देन यू विल काइंड ऑफ लिंक दीज थिंग्स, क्योंकि प्रीवियसली भी सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अगर आपने वो पहले सॉल्व कर रखा है then it will be easier for you to solve this also. तो apple वो कह रहे हैं apple is of 10 rupees whereas onion is of 8 rupees. okay? तो ये कह रहे हैं कि what is the most suitable sentence जो हमको grammatical use में यहाँ आएगा. First ये कह रहे हैं the price of an apple is greater than that of an onion. Then an onion. The price of an apple is greater than an onion. ये price of apple को compare कर रहे हैं onion से, तो वो चीज गलत है, क्योंकि आप प्राइस ऑफ एप्पल को प्राइस ऑफ ऑनियन से कंपेयर करेंगे, प्राइस ऑफ एप्पल को ऑनियन से कंपेयर नहीं करेंगे. तो फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो गलत है. सेकंड सेंटेंस है द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज मोर देन ऑनियंस. अगेन द सेम थिंग, मोर और ग्रेटर एक ही चीज है, पर इन्होंने प्राइस ऑफ एन एप्पल को ऑनियन से कंपेयर किया. हमको प्राइस ऑफ एन एप्पल को प्राइस ऑफ द ऑनियन से कंपेयर करना है. ओके, सी पार्ट अगर आप देखेंगे द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एन ऑनियन. Than that of an onion. जब उनने than that of an onion यूज किया है, than that से मतलब ये है कि than that का मतलब ये है कि they are trying to compare the price of apple with that of the price of onion. तो इसका आंसर सी होना चाहिए. अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो एप्पल्स आर मोर कॉस्टलियर देन ऑनियंस. देखिए इन्होंने यहाँ पर मोर और कॉस्टलियर दोनों को यूज किया. अगर वो एक टर्म यूज करते कि एप्पल आर कॉस्टलियर देन onions and that was fine, but more यूज करने से ये सेंटेंस गलत है. इसलिए इसका आंसर सी होगा, कि प्राइस ऑफ एप्पल को प्राइस ऑफ ऑनियन से कंपेयर कर रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन इज द बुद्धा सेड होल्डिंग ऑन द एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट एट समवन एल्स. यू आर द वन हु गेट्स हर्ट. इन्होंने यहाँ पर ग्रास्पिंग का मीनिंग पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रास्पिंग. तो अगर आप इसमें जनरल अपनी नॉलेज भी यूज करेंगे तो ऑप्शंस देखिए. फर्स्ट ऑप्शन है बर्निंग और ग्रास्पिंग में बहुत डिफरेंस है, तो दैट इज गॉन. इग्नाइटिंग इज अगेन सिमिलर टू बर्निंग, दैट इज आल्सो गॉन. सी आप देखेंगे तो क्लचिंग, तो ये एक सिनोनियम है ग्रास्पिंग का. ये ऑटोमेटिकली अगर आप जनरल भी देख के जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लचिंग आपको बनेगा कि क्लचिंग इज द सिनोनियम ऑफ ग्रास्पिंग. तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली सी हो जाएगा. देन थर्ड देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन ना जल्दी हो जाएंगे. इट विल नॉट टेक वेरी टाइम.
बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तो आप इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना वहां पर। थर्ड क्वेश्चन है M हैज अ सन Q। इसको आप लिख के कर सकते हैं, जो जब भी रिलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो काइंडली राइट इट इन पेपर एंड डू इट, इट इज वेरी इजी। M हैज अ सन Q, Q जो है वो M का सन है, एंड डॉटर R, तो M की एक डॉटर है, ये सन है और एक डॉटर है, ओके। ही हैज नो अदर चिल्ड्रन, ओके, सन है डॉटर है। E इज द मदर ऑफ P, अब एक E है, E is the mother of P, तो P is the son and E जो है वो मदर है, ओके। एंड डॉटर इन लॉ ऑफ M, M की डॉटर इन लॉ है, तो M से भी इनका रिलेशन है, तो अगर M की ये डॉटर इन लॉ है तो ऑटोमेटिकली ये M के जो सन है उनकी वाइफ है, तो Q की ये होगी वाइफ, ठीक है। हाउ इज P रिलेटेड टू M, P और M का रिलेशन क्या बनेगा, क्योंकि P की जो फादर है उनके उनके जो फादर है वो M है, तो जो M होंगे वो P के ग्रैंडफादर होंगे, या फिर P जो होगा वो M का ग्रैंड चाइल्ड होगा। तो अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे, P इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ M, क्योंकि P का फादर Q है और Q के फादर M है, इसलिए P इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ M विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें एक ऑप्शन P इज द ग्रैंडफादर ऑफ M भी है, कंफ्यूजन हो सकती है, आप टर्मोलॉजी को अच्छे से देखना कि P में P और M का रिलेशन क्या है। इन्होंने P का पूछा है तो P इज द ग्रैंड चाइल्ड, P इज नॉट अ ग्रैंडफादर। आप M और P में कंफ्यूज नहीं होना, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड चाइल्ड में, ठीक है। थर्ड है, फोर्थ क्वेश्चन है, द नंबर दैट लीस्ट फिट्स दिस सेट। अगर आप इस सेट को देखेंगे 324, 441, 97 and 64, see you will be having a calculator along with you। अगर आप इन चारों का स्क्वायर रूट करेंगे, then you will find that first, second and fourth are perfect squares and third जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अल्टीमेटली सी ऑप्शन जो है हमारा वो आउट हो जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अदर थ्री आर, तो इसका ऑप्शन सी होगा। फिर देखिए, इट टेक्स 10 सेकंड एंड 15 सेकंड रिस्पेक्टिवली फॉर टू ट्रेन्स ट्रैवलिंग एट अ डिफरेंट कांस्टेंट स्पीड्स टू कंप्लीटली पास अ टेलीग्राफ पोस्ट। तो अगर हम टेलीग्राफ पोस्ट माने कोई एक ट्रेन जो है वो 10 सेकंड्स ले रही है और दूसरी ट्रेन जो है वो 15 सेकंड ले रही है, ओके। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 120 मीटर, फर्स्ट ट्रेन का जो लेंथ है वो 120 मीटर है और जो सेकंड ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर है। देखिए, जब ये इस पोस्ट को क्रॉस करेंगे, इसका मतलब जो फर्स्ट ट्रेन है वो 120 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी और जो सेकंड ट्रेन है वो 150 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। हमको डिस्टेंस पता है और इन्होंने यहाँ पर पूछा है द मैग्नीट्यूड इन डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। हमको दोनों ट्रेन की स्पीड निकालनी है और उनका डिफरेंस निकालना है। तो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है कि डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल करेंगे, जितना उस ट्रेन की लेंथ है उतना ही डिस्टेंस वो पोस्ट को कवर करने के लिए ट्रेवल करेंगे। तो अल्टीमेटली इसका जो स्पीड आएगा, फर्स्ट वाली का जो स्पीड आएगा वो आएगा 120 बाई 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, दैट विल बी 12। और जो सेकंड वाले का आएगा स्पीड जो आएगा वो आएगा 150 बाय 15 मीटर पर सेकेंड एंड दैट विल बी 10, ओके। 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है और 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है और दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर ए हो जाएगा। फिफ्थ का जो आंसर है वो ए है कि 2 इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। आप जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड के सारे करके जाना, सीएसआर के भी, नेट के भी, जितने भी पॉसिबिलिटी हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी गेट के, तो सिमिलर क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रखे हैं, ओके। अगर हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन ग्राफिकल है बट इट इज वेरी इजी, इट कैरीज 2 मार्क्स। थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा बट इट कैरीज 2 मार्क्स। 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये ध्यान रखना। भले ये टाइम ले पर ये 2 मार्क्स भी आपको देगा, ठीक है। The velocity v of a vehicle along a straight line is measured in meter per second and plotted as shown with respect to time in seconds. At the end of 7 seconds, how much will the odometer reading increase? और इन्होंने ओडोमीटर के लिए इन्होंने बताया है कि इन मीटर। अगर आपको ओडोमीटर पता नहीं है कि क्या है तो अल्टीमेटली वो मीटर डिफाइन कर रहे हैं, उसकी यूनिट है। इसका मतलब ओडोमीटर जो है वो डिस्टेंस मेजर करेगा कि कितना डिस्टेंस हमारी व्हीकल ने कवर किया है।
तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसको हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जितना वेलोसिटी और हमारे पास टाइम है, तो हमें हमें पता है कि जो भी एरिया ये कवर करेगा, जो भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो भी एरिया होता है, कर्व का जो भी एरिया होता है, वो इसका हमारे डिस्टेंस देता है। तो हमें इसको पार्ट्स में इसका हम एरिया निकालेंगे और इसका फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पर वेलोसिटी है, ओके, टाइम है, ऐसे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस पे अगर आप अपना y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट देखें तो दोनों 1 है, और इसका हमको एरिया निकालना है इस पोर्शन का। तो इस पोर्शन का एरिया होगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा हाफ, जो भी उसका बेस है 1 इंटू 1 इंटू द हाइट दैट इज ऑल्सो 1। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो 0.5। तो इसका मतलब इससे हमको ये चीज क्लियर होगी कि जो भी इन्होंने छोटे छोटे क्वाड्रेंट बनाए हैं, सभी क्वाड्रेंट्स में सभी जो स्क्वायर्स हैं उसमें अगर हाफ स्क्वायर फिल है तो वो 0.5 डिस्टेंस को हमें देगा, ठीक है। तो सिमिलर लॉजिक से अगर हम सेकंड वाले पोर्शन को देखें, तो सेकंड पोर्शन में सारा का सारा क्यूब कवर्ड है, और अगर आधे क्यूब का डिस्टेंस 0.5 है तो फुल क्यूब का डिस्टेंस जो होगा वो 1 होगा, और उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्क्वायर बना रहा है और एरिया ऑफ अ स्क्वायर विल बी 1 इंटू 1, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है वो यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो ये 1 देगा। सिमिलरली अगर आप तीसरे में जाएं, थर्ड में जाएं, तो थर्ड में क्या है, एक हाफ स्क्वायर ऊपर वाला, ठीक है, और एक फुल स्क्वायर नीचे वाला, ठीक है। तो फुल स्क्वायर का हमें पता है डिस्टेंस 1 है और ऊपर वाले का हाफ है तो 0.5, ओके। सिमिलरली अगर हम थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट को देखें, थर्ड, तो ये इस तरह से है। इसका हम ट्राइंगल मानते हैं। ट्राइंगल से अगर हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करें तो हाफ बेस इसका क्या होगा, देखिए ये टच कर रहा है 3 से 4, तो बेस इसका होगा 1, तो इसकी जो हाइट होगी वो टच कर रही है इसको 2 पे, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट एंड दैट विल गिव यू 1, ओके, हाफ इंटू 1 इंटू 2, ओके। देन 4 से 5 जो है वेलोसिटी इसकी 0 है, यानी कि उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। देन सेकंड पोर्शन में क्या है, 5 टू 7 टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो हमारा जो व्हीकल है वो रिटार्ड किया है, वो पीछे मूव किया है, बट दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कंट्रीब्यूट करेगा, डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जनरली किसी भी व्हीकल में कैलकुलेट नहीं होती। अगर आप आगे भी जा रहे हैं तब भी स्पीडोमीटर बढ़ेगा, तब भी आपका जो मीटर है वो डिस्टेंस मीटर है वो बढ़ेगा। अगर आप पीछे भी जा रहे हैं दैट इज आल्सो कंट्रीब्यूटेड एज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ओके। अगर आप पीछे भी जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस ट्रैवल होगा और वो मीटर की रीडिंग बढ़ेगी, उसकी रीडिंग कम नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं देता किसी भी व्हीकल में, हर व्हीकल में हमको डिस्टेंस मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि हमको माइनस करना है या प्लस करना है, इसको प्लस ही करना है, क्योंकि कोई भी व्हीकल आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, ठीक है। चाहे आपको ऑडोमीटर पता है या नहीं, पर डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप फिफ्थ से 6 जाएंगे और 6 से 7 देखेंगे तो दोनों क्वाड्रेंट्स में हाफ हाफ फील्ड है, ओके। और हमें पता है कि हाफ हाफ कंट्रीब्यूट जो कर रहा है वो 0.5 डिस्टेंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके। और अगर हम टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल को कवर कर रहे को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमको पूरा एरिया कवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पूरा एरिया हो गया 0.5, 1, इसका आया 1 प्लस 0.5, इसका आया 1, देन 0.5, 0.5, सो इट विल बी 1.5, 2.5, 3, 4 and 5, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 5 मीटर्स। तो अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली डी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो 5 है, 4 प्लस 1, 5। देखिए इसमें एक ऑप्शन बी है जिसमें 3 दिया है आंसर। अगर हम मिस इंटरप्रेट करें इसको, इस ग्राफ को, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको माइनस कर सकते हैं, 4 माइनस 1 करके 3 कर सकते हैं। पर हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा जो भी व्हीकल है वो, चाहे वो व्हीकल पीछे क्यों ना जाए, हमेशा वो डिस्टेंस का जो मीटर है वो बढ़ेगा, ठीक है। देन 7th क्वेश्चन देखिए, and the overwhelming number of people infected with rabies in India has been flagged by WHO
as a source of concern. Okay, it is estimated that inoculating 70% of pets and stray dogs against rabies can lead to a significant reduction in number of people infected with rabies. तो हमको यहाँ पर चार चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमको हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसको लॉजिकली इन्फर कर सकते हैं. ठीक है, जो ऑप्शन ए है, नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया इन्फेक्टेड विद रेबीज इज हाई, विच इज ओके फाइन, क्योंकि ये WHO भी मान रहा है कि नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद रेबीज इन इंडिया इज हाई. ओके, अगर आप बी ऑप्शन देखें, नंबर ऑफ पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हु आर इन्फेक्टेड विद रेबीज इज लो. देखिए, भले भले इसमें लिखा है कि इंडिया में हाई है, बट पूरे पैराग्राफ में कहीं भी मेंशन नहीं है कि वर्ल्ड में लो है. ठीक है, ये हम इन्फर नहीं कर सकते. ठीक है, हो सकता है कि वर्ल्ड में भी हाई है, इंडिया में भी हाई है और वर्ल्ड में भी हाई है. ओके, तो वी कैन नॉट इन्फर दिस कि वर्ल्ड में लो है. अगर इंडिया में हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड में लो है. तो पहली बात तो ये कि बी स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है. सी अगर आप देखें, रेबीज कैन बी इरेडिकेटेड इन इंडिया बाय वैक्सीनेटिंग 70% ऑफ स्ट्रे डॉग्स. अगर आप ऊपर पैराग्राफ देखेंगे तो इट इज रिटन 70% ऑफ पेट्स एंड स्ट्रे डॉग्स. तो स्ट्रे डॉग्स के अलावा हमको पेट्स को भी वैक्सीनेट करना पड़ेगा. तो सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगर आप डी देखेंगे, स्ट्रे डॉग्स आर द मेन सोर्स ऑफ रेबीज वर्ल्ड में, अगेन रॉन्ग, क्योंकि पेट्स को भी हमको इनकुलेट करना पड़ेगा, पेट्स को भी हमको वैक्सीन देनी पड़ेगी, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है. अगर आप 8th ऑप्शन देखें, सी इट इज टेकिंग वेरी लेस टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है, बट हाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको अटेम्प्ट करना है. 8th क्वेश्चन देखिए, a flat is shared by 4 first year undergraduate students. ओके, तो 4 स्टूडेंट्स हैं, they agree to allow the oldest of them to enjoy some extra space. किसी सबसे बड़े को हम उन्होंने कहा है कि they will give a extra space. मन्नू is 2 months older than श्रवण. अगर हम मन्नू माने m और ये श्रवण है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 मंथ्स का है. ओके ओके, ये चीज गिवन है. Who is 3 months younger than Trideep? Who यानी कि they are asking of S. तो S की बात करी है, तो श्रवण is 3 months younger than Trideep. इसका मतलब त्रिदीप जो है वो श्रवण से 3 months older है. तो त्रिदीप will be 3 months older than श्रवण. Ultimately this gives that Trideep is 1 month older than Manu also. Okay. पवन is 1 month older to श्रवण. पवन जो है वो श्रवण से 1 month older है, यानी कि ये 3rd नंबर पे आएगा. अल्टीमेटली इनमें से सबसे बड़ा त्रिदीप है, तो इसका मतलब त्रिदीप विल बी शेयरिंग द स्पेस, विल बी ऑक्यूपाइंग द एक्स्ट्रा स्पेस इन द हाउस. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिदीप. देखिए 9th क्वेश्चन इज द फाइंड द एरिया बाउंड बाय लाइंस. दिस वी विल डू इट इन द लास्ट. वी विल फर्स्ट गो टू 10th क्वेश्चन. तो 10th क्वेश्चन अगर आप देखें, अ स्ट्रेट लाइन is fit to data set log natural x, y. Okay, इन्होंने दे दिया कि straight line is fit to this. The line intercepts the abscissa at ln x is equal to 0.1 and has a slope. देखिए, जब इन्होंने ln x by y दिया, जनरली हमारा x by y होता है कोऑर्डिनेट्स, और हम जब ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, तो x यहाँ पर x ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर y ड्रॉ करते हैं. बट यहाँ पर उन्होंने जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है ln x, log natural x एंड y. तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो x एक्सिस है वो log natural x की है और जो y एक्सिस है उसमें y ही है. ओके, the line intercepts the abscissa at ln x is equal to 0.1. जब ln x 0.1 है तो लाइन जो है उसको यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है. इसका मतलब y 0 इस पॉइंट पे y 0 है. और जनरली जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y is equal to mx plus c. जब भी हमारे पास x by y का कोऑर्डिनेट रहता है तो स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c है. बट यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट है ln x एंड y है, तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो बनेगी y is equal to m log natural x plus c. ओके, और they have given that at y equal to 0 और n ln x equal to 0.1, the line intercept the axis at ln x equal to 0.1. तो जब y equal to 0 है, ln x 0.1 है, तो और स्लोप इनका है -0.02, तो y 0 -0.02 log natural x is 0.1 plus c. तो ये हमें इक्वेशन सी की
आंसर देगी, सी का एब्सोल्यूट वैल्यू देगी, जो कि होगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 इंटू 10⁻³ और अगर हम इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो दैट विल बिकम पॉजिटिव, तो 2 इंटू 10⁻³ विल बी आंसर ऑफ सी। ठीक है, ये हमारे पास लाइन आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 5। तो जब x की वैल्यू 5 है तो y का क्या वैल्यू रहेगी वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉग नेचुरल x। तो ये तो 0.2 हो गया इंटू लॉग नेचुरल 5 प्लस 2 इंटू 10⁻³ दैट विल गिव यू द आंसर y। तो अगर हम log natural x को कैलकुलेट करें, जैसे यू विल बी हैविंग योर कैलकुलेटर विद यू, तो अगर आप log natural x को कैलकुलेट करेंगे तो log natural 5 जो है that is giving us an answer of 1.609 that has to be multiplied with 0.02 and plus 0.00, okay, that will give us this will give us minus 0.0321 प्लस 0.002। तो अगर हम 0.002 को इसमें ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा -0.0301। ओके, एंड वी हैव टू चूज द आंसर विच इज क्लोजेस्ट टू इट। ओके, तो जो क्लोजेस्ट टू इट आंसर है वो है फर्स्ट, देखिए नेगेटिव साइन भी आएगा एंड 0.030 एंड थर्ड फोर्थ फैक्टर को इन्होंने इग्नोर मारा है, तो इसलिए ये इसका आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, देन कमिंग बैक टू अवर 9th सी, जब भी आप जनरल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस करके जाइए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है, सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अगर वो जनरल एप्टीट्यूड में आया तो सभी ट्राई कीजिए कि कंप्लीट कर ले। ठीक है, अगर हम 9th क्वेश्चन देखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस 3x plus 2y is equal to 14 and the second is 2x minus 3y is equal to 5 and they have said that we have to calculate its area in first quadrant, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव x और पॉजिटिव y का, उसमें हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें y, तो अगर हमको फर्स्ट लाइन को इक्वेशन को लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स कि x पे कितना है और y पे कैसे। जैसे सपोज x 0 है तो y पे ये 14/2 यानी कि ये 7 पे आएगा। ओके, और जब y 0 है तो ये हो जाएगा 3x is equal to 14 and x will be equal to 14/3 that will be somewhere greater than 4। ओके, तो अगर 1 2 3 4 तो कहीं यहाँ पर 14/3 कोऑर्डिनेट आएगा। ओके, सेकंड अगर हम लाइन को ड्रॉ करें तो ये लाइन हमारी इस तरह से होगी, देखिए। ओके, अगर हम सेकंड लाइन को ड्रॉ करें तो x 0 पे जो y है वो हो जाएगा -5/3, तो यानी कि माइनस नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे, नेगेटिव y कोऑर्डिनेट पे ये -5/3 पे जाएगा। ओके, और जब y 0 है तो x विल बी 5/2, 5/2 इज 2.52, तो 2.5 पे ये टच करेगा एंड दे विल इंटरसेक्ट हियर। इसका मतलब हमें जो उन्होंने कहा है, हमें जो है वो इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ओके, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों लाइंस बाउंड कर रही हैं। एरिया निकालने के लिए हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट इसका हमारे पास ओरिजिन है 0 0, इसका हमारे पास है 0 7, इसका हमारे पास है 2.50 और हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके देखना होगा कि ये क्या हमें रिजल्टेंट x एंड y देते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट x एंड y देखने के लिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको ये माइनस करना है। ठीक है, एक चीज निकालनी है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3, 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 जो होगा दैट इज अराउंड 42 सॉरी, दैट विल बी 42। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 से। ठीक है, तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 10,
ठीक है। तो अगर आप ऐड करेंगे, दिस इज जनरल मैथ, तो y कैंसिल हो जाएगा, 13x विल बी इक्वल टू 52, और अगर आप x निकालें तो दैट विल बी ऑलमोस्ट 4। ओके, ऑलमोस्ट 4 नहीं 4, तो यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट है वो 4। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के देखते हैं कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या आता है। तो अगर हम इस इक्वेशन में डालें x की वैल्यू, तो जो y है वो होगा 3 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 12, तो y विल बी इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। तो 4/1 इज द कोऑर्डिनेट। तो हमें इस क्वाड्रेंट का, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, इस पर्टिकुलर पोर्शंस का हमको सभी का इसमें कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो देखिए, एरिया निकालने के लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि इसको आप एज ए ट्राइंगल मान के चलिए, मतलब ट्राइंगल में डिवाइड कर लीजिए, 3-3 कोऑर्डिनेट करके आप कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका 3-3 कोऑर्डिनेट करूं, सपोजिटली ये मेरा फर्स्ट पोर्शन है और ये मेरा सेकंड पोर्शन है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट पोर्शन को देखूं तो दिस मेक्स अ 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल, ठीक है, जिसका अगर मैं एरिया निकालूं तो दैट विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट यानी कि बेस कैलकुलेट करना है, बेस इज 2.5 जो एक्स एक्सिस में कवर हो रहा है, और जो इसका हाइट है वो पाई एक्सिस में 7 है, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस विल गिव यू 5/2 into 7/2, okay, this will be 5/2, 2.5 को मैंने 5/2 लिखा है, तो this will be the area of this portion। अगर अब हमको इस पोर्शन का एरिया निकालना है 0741 2.50, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला रहता है एरिया का, वेरी सिंपल, कि अगर आप हाफ कीजिए पहले, तो किसी एक कोऑर्डिनेट को x मान 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं। क्या करना है, इसका x लिखना है और बाकी दोनों का y माइनस करना है, तो 1 माइनस 0 विच विल बी 0 इटसेल्फ, प्लस अब इसको मानिए तो दिस विल बी 1, तो इसका जो x है वो है 4, और दोनों के y, बाकी दोनों के y को माइनस करना है, 0 माइनस 7, ओके, प्लस अब इसको मानना है 2.5 और दोनों के y को माइनस कर देना, तो 7 माइनस 1 दैट विल बी 6, ओके। तो हाफ, ये 0 हो गया, और ये हो गया -28, और ये हो गया प्लस 5/2 इंटू 6, ठीक है। तो दैट विल बी हाफ इंटू -28 जो है -28, और ये रह जाएगा 2 और 6 कैंसिल, 5 इंटू 3 देगा, तो दैट विल बी 15, ओके, दैट इज हाफ इंटू -13, ओके, दैट इज ऑलमोस्ट -6.5, ठीक है। तो अब एक चीज और भी होती है कि जब भी आप किसी 3 कोऑर्डिनेट से एरिया निकाल रहे हैं, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसको एब्सोल्यूट लेना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकता है, इसलिए डेफिनेटली एक एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर विच इज 6.5, और 6.5 से ऐड करना है हमको इसका एरिया विच वाज 5/2 प्लस 7/2। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 इंटू 7 35/4, तो 8.75 याद है, ठीक है। तो 8.75 इसका एरिया आ गया, विच शुड बी ग्रेटर, जो हमको दिख भी रहा है ग्राफ से भी, प्लस 6.5 करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 15.25, ओके। इसका एरिया और इसके एरिया ऐड करके आंसर जो है 15.25 है, और ये हमको दे रहा है बी ऑप्शन, 9th का जो ऑप्शन है वो बी होगा। देखिए, ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, ये बाद में भी आ सकता है, तो डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा लेंथी है, हालांकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा लेंथी लग रहा है, बट जब आप इसको राइट डाउन खुद करेंगे तो इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स में आपको 2 मार्क्स आपको ये गारंटी करके देगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल है। जो आपका आंसर आएगा, अगर वो जैसे ही मैच करता है, यू हैव टू राइट द आंसर एंड गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इस ये फॉर्मूला जो है, जो एरिया का फॉर्मूला, अच्छे से एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस वाज अ थिंग इन जनरल एप्टीट्यूड। हम नेक्स्ट 2017 का गेट पेपर कवर करेंगे, जिसमें हम दोनों केमिस्ट्री पोर्शन और जनरल एप्टीट्यूड कवर करेंगे। वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू जनरल एप्टीट्यूड आल्सो, दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग वीडियो ऑन जनरल एप्टीट्यूड, ओके। So thank you so much for watching this video.